कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा कितने बार 1.5, यानी एक बार कंप्लीट रिवीजन, एक बार जो है मेन पॉइंट का रिवीजन हो जाएगा। तो चैप्टर है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं वो कौन कौन से हैं बता सकते हैं? अगर आप नोट्स तो आपके कंप्लीट है। चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में आप जिस कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट तो यही हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड मींस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या सिंबल होता है इसका? बी। अगर पूछा जाए ये क्या है, इसको डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी? स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। बिल्कुल सही आंसर है। अगर आपसे कहा जाए इसको डिफाइन करो, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, तो आप लिख सकते हो कि इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी। तो ये स्ट्रेंथ किसके ऊपर? ओवर यूनिट टेस्ट। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम लिखते हैं यूनिट टेस्ट चार्ज। क्या लिखते हैं? यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वो बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और यहां पर बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यूनिट टेस्ट चार्ज तो लिखेंगे नहीं, क्या लिखेंगे? पोल। या आप ऐसे लिख सकते हो कि मैग्नेटिक पोल, यूनिट टेस्ट मैग्नेटिक पोल। मैग्नेटिक पोल, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, और नॉर्थ पोल पर जो स्ट्रेंथ होती है उसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं, पोल स्ट्रेंथ। साउथ पोल पर जो कुछ भी होता है दैट इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ। इधर आपके पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, प्लस क्यू माइनस क्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोल पर क्या होता है? आंसर है चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोल पर क्या होता है? आंसर है चार्ज होता है। आप उसको किससे लिखते हो? क्यू से लिखते हो। तो मैग्नेट में पोल पर क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ होता है। आप उसको किससे लिखते हो? एम से लिखते हो। तो यानी कि पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल पर जो पोल स्ट्रेंथ है वो एम, और साउथ पोल पर जो पोल स्ट्रेंथ है वो भी एम। और नॉर्थ पोल की पोल स्ट्रेंथ कैसी होती है? प्लस, और साउथ पोल की कैसी होती है? माइनस। क्यों ऐसा? क्यों? एनीवन? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? टर्मिनेटिंग। जो नेगेटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है कैसी होती है? टर्मिनेटिंग। और प्लस वाले की जो लाइंस होती है वो कैसी होती हैं? ओरिजिनेटिंग, निकलती हैं। उसी तरीके से साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती हैं? टर्मिनेटिंग। और नॉर्थ पोल से जो लाइंस होती है वो कैसी होती हैं? ओरिजिनेटिंग। नॉर्थ से निकलती है, साउथ पर जाके क्या होती है? खत्म होती है। बस उसी केस को, उसी पॉइंट को याद रखते हुए कि जो हमारा प्लस है वो बिल्कुल किसके जैसा है? नॉर्थ जैसा है यहाँ पर। इसलिए नॉर्थ की जो पोल स्ट्रेंथ है उसको प्लस एम से लिखते हैं, और जो साउथ की पोल स्ट्रेंथ है उसको माइनस एम से लिखते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक में जो क्यू माने चार्ज होता था, मैग्नेट में वो क्या बन जाएगा? पोल स्ट्रेंथ। तो वही हम आपसे कह रहे थे कि अगर मैं यहां पर ये लिखो, इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी ओवर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और चार्ज की जगह पर क्या आने वाला है? पोल स्ट्रेंथ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? तो आप लिखोगे इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी ओवर द यूनिट टेस्ट मैग्नेटिक पोल। यानी आज की इस रिवीजन क्लास से ये क्लियर कर लो कि मैग्नेट में
और इलेक्ट्रोस्टैट्स में कौन किससे रिप्लेस हो रहा है? इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चार्ज होता था यहाँ पर वो कौन है? पोल स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रोस्टैट्स में जो चार्ज Q से लिखा जाता था वो यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ क्या बन चुका है? M। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस चैप्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहा जाता है, वैसे तो उसकी डेफिनेशन के पूछे जाने का कोई स्कोप नहीं है, फिर भी आप इसको इस पूरे चैप्टर में बार बार यूज करोगे, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। तो कैपिटल बी का नाम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्लियर है ये? अच्छा, इस कैपिटल बी का एसआई यूनिट क्या होता है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव अगर आ गया क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव आ गया तो टेस्ला मान लो ऑप्शन में नहीं है, तब ऑल द पॉसिबल एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल बी। कैपिटल बी का नाम सबको क्लियर है ना? जनरल में क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। डेफिनेशन ये दे दी है, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल बी क्या है? जाना पहचाना फेमस है टेस्ला। और क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर पर मीटर स्क्वायर। और क्या है? न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये इसकी एसआई यूनिट है। वेबर पर मीटर स्क्वायर कहां से आया है? तो फाई इज इक्वल टू बी ए होता है, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया? फाई अपॉन ए। और फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, किसमें होता है? वेबर में। और एरिया आपका मीटर स्क्वायर। तो ये वेबर पर मीटर स्क्वायर कैसे आया, ये आप ध्यान दे सकते हैं। न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर कैसे आया? तो F इज इक्वल टू होता है आई एल बी साइन थीटा क्यू ई बी साइन थीटा। ये लीजिए क्यू ई बी साइन थीटा। यहां से B की वैल्यू आप लिखोगे तो F अपॉन क्यू वी। F स्टैंड फॉर न्यूटन, और ये क्या हो गया? एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड, और ये हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कट हो जाएगा, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। केवल टेस्ला याद रखने से आपका काम नहीं चल रहा है। अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तो ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ कैपिटल भी क्या हो जाएगा? टेस्ला। बट अगर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव है, जहां पे ऑप्शंस वो डिसाइड करेंगे, क्वेश्चन देने वाला डिसाइड करेगा, तो वहां पर तो सारी पॉसिबिलिटी जो हैं वो होनी चाहिए ना आपके पास। तो इसका एसआई यूनिट हो गया। इस चैप्टर में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स में ये पता चला कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मटेरियल से तो आती ही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी कहां से मिलती है? आंसर है मैग्नेटिक मटेरियल से मिलती है। और कहां से मिलती है? मूविंग चार्ज से मिलती है। और कहां से मिलती है? इलेक्ट्रिक करंट से मिलती है। तो चैप्टर में लिखा हुआ है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, हम उसकी बात करेंगे। तो सेकेंड नंबर पर जो की पॉइंट्स की बात हो रही है कि कैपिटल बी ड्यू टू मूविंग चार्ज, और इसी मूविंग चार्ज को आप इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो। मूविंग चार्ज ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर में जो हमारी डीलिंग है वो इसी के साथ होनी है कि हमको करंट मिलेगी, उससे आने वाली हम मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाएंगे। हमको मूविंग चार्ज मिलेगा, उससे आने वाली हम मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाएंगे। ठीक है ये बात। अब इलेक्ट्रिक करंट अगर आपके पास है, सपोज कर लो कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, वैल्यू आई इसकी, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड बनती है। किसने बताया? कैपिटल बी ड्यू टू मूविंग चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट किसने बताया था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट से। ये ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। इस एक्सपेरिमेंट से पहले लोगों को यह लगता था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो केवल मैग्नेटिक मटेरियल से मिलती है, लेकिन ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि नहीं भाई, कैपिटल बी आपके मूविंग चार्ज से भी आती है, मतलब करंट से भी आती है। तो अब यहां पर हमारे पास में करंट है, और ये कंफर्म हो चुका है कि इससे मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी मिलती है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की जो स्ट्रेंथ है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो हम निकालते कैसे? जैसे आप इस क्वेश्चन पर आते हो कि इलेक्ट्रिक करंट से आने वाली मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की स्ट्रेंथ यानी इंटेंसिटी कैसे निकालते हो, तो किसकी याद आती है?
किसकी याद आती है? बियो-सावर्ट्स लॉ की। यानी कि थर्ड पॉइंट हो गया। ये सारे की पॉइंट हैं इस चैप्टर में कि जब आप इस चैप्टर में आगे मूव करोगे तो कौन कौन सी बातों को यूज करते हुए आप आगे बढ़ोगे। तो नंबर 3 पर पहुंचे, बियो-सावर्ट्स लॉ। बियो-सावर्ट्स लॉ क्या करता है हमारे लिए? तो इट गिव्स, क्या होता है ये भी बाद में देखेंगे। इट गिव्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कैपिटल बी ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बियो-सावर्ट्स लॉ होता क्या है ये क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा है। बियो-सावर्ट्स लॉ क्या करता है अभी ये क्वेश्चन। तो जैसे ही आप इस चैप्टर में एंट्री करते हो तो नंबर 3 वाला जो पॉइंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो यार इलेक्ट्रिक करंट से जो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा उस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम जब काउंट करेंगे तो किसकी हेल्प लेते हैं? बियो-सावर्ट्स लॉ। अब एग्जाम में क्वेश्चन रहता है कि आप बियो-सावर्ट्स लॉ लिख दीजिए, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दीजिए। कभी कभी आपसे कहता है कि नहीं, जो ये बियो-सावर्ट्स लॉ है उसको आप थोड़ा सा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करके लिखिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है बियो-सावर्ट्स लॉ। बियो-सावर्ट्स लॉ, ये हेडिंग। और इस हेडिंग में हमें क्या क्या बताना है जरा उसको भी देखिए। मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा ये 2 मार्क्स की प्रॉब्लम मिलेगी अगर बियो-सावर्ट्स लॉ थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता क्वेश्चन। और अगर क्वेश्चन टू द पॉइंट आया, राइट द बियो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वो 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। याद रखो कि जब राइटिंग करने को कोई चीज आती है तो फिजिक्स में जो सिंबल है उनके बारे में थोड़ा बताना भी चाहिए। जैसे सपोज कर लो कि आपने जो है राइटिंग की F = ma, आपने एक फार्मूला लिखा तो उसके बाद बताइए कि m क्या है, a क्या है, f क्या है। तो ये बियो-सावर्ट्स लॉ थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले अंदाज में हमसे पूछा गया है कि थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए बियो-सावर्ट्स लॉ क्या होता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा यही हो गया, टू डिटरमाइन कैपिटल बी। एग्जाम में कैपिटल बी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। चलिए लिख देते हैं, टू डिटरमाइन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि कैपिटल बी किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वी यूज इट, हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड नंबर, कैपिटल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये हमने बियो-सावर्ट्स लॉ लिख दिया है फार्मूला फॉर्म में। अभी इसको थ्योरी फॉर्म में समझाएंगे। अब जब हमने इसको लिख दिया फार्मूला फॉर्म में तो ये dB क्या है? तो बताया dB छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, और जो चीज फिजिक्स में छोटा सा है दैट इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस। तो dB हमारा है इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल। देखो लेंथ एलिमेंट डीएल है, जब हम आपसे कहें लेंथ एलिमेंट तो छोटी सी लेंथ, लेंथ एलिमेंट का मतलब है छोटी लेंथ, छोटी सी लेंथ, तो वो आपका डीएल छोटी सी लेंथ।
लेकिन अगर आपसे कहा जाए करंट एलिमेंट, तो डीएल अकेला नहीं होगा, उसके साथ आई को भी यानी करंट को भी लेके आओ। तो डीबी क्या है? इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल। हुआ क्या था, आपके पास में करंट कैरिंग वायर था, ये करंट कैरिंग वायर था, इसमें करंट फ्लो कर रही थी, करंट फ्लो कर रही थी। आपने इसका एक छोटा सा हिस्सा ले लिया, तो सपोज कर लो आपने ये छोटा सा हिस्सा ले लिया, इस छोटे से पार्ट की जो लेंथ थी वो डीएल थी। यार करंट अगर आई वायर में है तो इसमें भी तो आई होगी, तो ये आई डीएल क्या बन गया? करंट एलिमेंट। और ये जो करंट एलिमेंट है इसकी डायरेक्शन क्या होती है? वही होती है जो फ्लोइंग करंट की होती है। तो जो करंट एलिमेंट आई डीएल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन है वो वही होती है जो फ्लोइंग करंट की है। तो लीजिए भैया आई डीएल को वेक्टर फॉर्म में यानी एरो फॉर्म में दिखा दिया, ये लीजिए, ये हो गया आई डी। वेक्टर लगाने का मन हो तो एल पर वेक्टर लगा देंगे, जैसे ये देखिए आई डीएल और ये वेक्टर लगा दिया। तो इंस्टेंटेनियस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द करंट एलिमेंट आई डीएल, और यहां पर जो डायरेक्शन है आई डीएल की, डायरेक्शन ऑफ आई डीएल इज टूवर्ड्स फ्लोइंग करंट। और यहां पर ये जो आईडीएल है वो आपका कंसीडर्ड वेक्टर है। फिजिक्स में कई बार ऐसा हुआ है कि जब हम लोगों ने स्यूडो वेक्टर बनाए, यानी वो रियल में वेक्टर है नहीं बट हमने उनको क्रिएट किया, ऐसा कर देने से हुआ ये कि जो फिजिक्स की कैलकुलेशंस थी, जो उसकी थ्योरी थी, वो क्या हो गई? आसान। तो जब आप थोड़ा सा हाई लेवल पर जाते हो तो वेक्टर में भी होता है रियल वेक्टर और स्यूडो वेक्टर। तो बहुत सारे वेक्टर कैसे हैं? स्यूडो वेक्टर है। जैसे कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है? स्यूडो वेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो कैसा है? स्यूडो वेक्टर है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो आईडीएल में जो एल पर वेक्टर लगा हुआ है, एक्चुअली उसको कहते हैं लेंथ वेक्टर, लेकिन आई के साथ आ गया तो क्या होगा? करंट एलिमेंट वेक्टर, और उसकी जो डायरेक्शन होती है दैट इज अलोंग द फ्लोइंग करंट। तो ये छोटा सा जो ये आईडीएल है उसने छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है। कहां बनाई है? वो ऑब्जर्वेशन पॉइंट आपका है। तो ये रहा ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है उसकी जो इंटेंसिटी है वो डीबी है। तो इस छोटे से करंट एलिमेंट ने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी बनाई है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है? डीबी है। और इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट की करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है वो आर है। तो आर क्या है भाई? आंसर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम छोटा सा करंट एलिमेंट, फ्रॉम करंट एलिमेंट आई डीएल। वेक्टर लगाना डीएल पे लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है अगर हम इसको भी वेक्टर में लिख बना दें ऐसे, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी? डिस्टेंस बन जाएगी मॉड ऑफ आर। और ये जो आर वेक्टर है इसको क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। किसका पोजीशन वेक्टर? ये आर किसका पोजीशन वेक्टर है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। कहां से? करंट एलिमेंट से। तो ये आपका पोजीशन वेक्टर है किसका? ऑब्जर्वेशन पॉइंट का। ऑब्जर्वेशन पॉइंट का कहां से? तो फ्रॉम करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट। और इसी आर वेक्टर की जो लेंथ है, जो आर वेक्टर है उसकी जो लेंथ है वही डिस्टेंस बन जाएगी। तो ये जो आप स्मॉल आर देख रहे हो, तो स्मॉल आर है मॉड ऑफ आर। ठीक है, इतनी बात। थीटा क्या है भाई? ये थीटा है। इतना अच्छा जब आप डायग्राम बनाओगे तो फिर थीटा के बारे में कुछ लिखो ना लिखो दिख रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। थीटा क्या है? करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच में बनने वाला क्या? एंगल। आप देखिए इस फार्मूले में सब कुछ आ गया। क्या? आईडीएल आ गया, आर आ गया,
थीटा आ गया, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैसा है, कांस्टेंट है, जिसकी एसआई वैल्यू और सीजीएस वैल्यू आपको पता है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की एसआई वैल्यू कितनी होती है, एसआई वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। सीजीएस वैल्यू कितनी होती है 1। अब इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो ये छोटा सा एलिमेंट है वो डीबी मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, हमको तो पूरे वायर की वजह से निकालना था, तो इंटीग्रेशन कर दिया। और आप सबको पता है कि छोटी वैल्यू पर इंटीग्रेशन करने का मतलब क्या हो गया, टोटल। तो कैपिटल बी क्या है, कैपिटल बी टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू कंप्लीट वायर। ठीक है, अगर आप ये इंटीग्रेशन हटा देते हैं, हटा दिया, तो ये केवल डीबी है। डीबी मतलब इस छोटे से करंट एलिमेंट ने यहां पर जो फील्ड डेवलप करी है उसकी इंटेंसिटी। और अगर आप इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो जो आपका वायर है, जितनी भी लेंथ का वायर है, उसने टोटल कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो बन जाएगी। एंड दैट इज वाई अगर हम इंटीग्रेशन लगा दें तो टोटल फील्ड बन जाएगी, हटा दें तो बिकॉज ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। डन, ठीक है ये बात। ये है इसको थोड़ा एक्सपोज करके बताना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस, कि इसी बियो-सावर्ट्स लॉ को जब एक्सपोज करते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं dB प्रोपोर्शनल टू I। दिखाई दे रहा है यार, ये देखो वहीं से तो आ रहा है ना, I अगर ज्यादा होगा तो dB क्या होगा, ज्यादा होगा। dB प्रोपोर्शनल टू DL, वो भी तो दिख रहा है, दिख रहा है ना। dB प्रोपोर्शनल टू 1/r², ये भी दिखाई दे रहा है, 1/r², ये भी दिखाई दे रहा है। और dB प्रोपोर्शनल टू क्या, साइन थीटा। जब आप इसको कंबाइंड करोगे, सारी की सारी इक्वेशंस को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा, dB प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो कांस्टेंट आती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन में r²। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे ने इस हेडिंग में बियो-सावर्ट्स लॉ में ये बताया है तो ठीक है, वही चीज तो है। और नहीं बताया, ये सारी बातें आपने नहीं बताई हैं, आपने एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया और यहां से लेकर के और यहां तक का काम किया है तो भी ठीक है। तो जब आपसे ये कहा जाए कि थोड़ा सा बियो-सावर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करके बताइए तो आप इतना काम करोगे। ठीक है, क्लियर है ये बात। कहीं कुछ पूछना हो तो बताओ। लेंथ कैसा वेक्टर है, स्यूडो वेक्टर है। स्यूडो की हिंदी क्या होती है, काल्पनिक। कभी कभी फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, कुछ वेक्टर्स को हमें बनाना पड़ा। एरिया कैसा वेक्टर है, स्यूडो वेक्टर है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसा वेक्टर है, स्यूडो वेक्टर। देयर आर सो मेनी वे, स्यूडो वेक्टर की भी एक अलग दुनिया है वहां पर। ठीक है, तो ये सारा काम तब करेंगे जब आपसे वो कहेगा कि मुझे बियो-सावर्ट्स लॉ थोड़ा एक्सप्लेनेशन फॉर्म में बताइए। मैक्सिमम 2 मार्क्स की प्रॉब्लम होगी, मैक्सिमम 2 मार्क्स, इतना काम कर देंगे। ठीक है, डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। डन। अब क्वेश्चन रहेगा कि आप बियो-सावर्ट्स लॉ जो है वो जब आपने इसको जो है बिल्कुल अपने रेगुलर क्लासेस में किया है तो लाप्लास भी आया है। वहां पर आपने देखा है कि ये जो फार्मूला था बियो-सावर्ट्स लॉ वो किसकी हेल्प लेके बना है, लाप्लास की हेल्प लेके बना है। नाउ यू कैन स्किप इट, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन चल रहा है तो आप जो है लाप्लास वाले पोर्शन को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन आएगा कि राइट द बियो-सावर्ट्स लॉ, राइट बियो-सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। राइटिंग करने को आ रही है, ओनली फॉर द 1 मार्क्स। डायग्राम कॉमन होगा, डायग्राम जो है दोनों ही केसेस में, चाहे बियो-सावर्ट्स लॉ पूछा जाए
या उसके वेक्टर फॉर्म को पूछा जाए, दोनों ही केसेस में डायग्राम आपका कॉमन है। तो लीजिए डायग्राम कॉमन है, सिंबल कॉमन है, हाँ सिंबल भी कॉमन है, सब चीजें आइडियल के बारे में हर जगह लिखा हुआ है। तो भैया राइटिंग करने को जब आएगा तो आंसर देंगे क्या, b इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ db। देखो वेक्टर फॉर्म है भाई, वेक्टर फॉर्म है। और मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया है कि 1/r² को हटाकर वेक्टर r अपॉन r की पावर 3 लिख दो, हो गया वेक्टर फॉर्म, हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर याद नहीं रहता है तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमारा जो बियोट-सावर्ट्स लॉ था वो ये लिखा था, म्यू नॉट अपॉन 4 आइडियल साइन थीटा अपॉन में r² था। अचानक से उन्होंने कहा कि मुझे वेक्टर फॉर्म लिखना है, तो 1/r² की जगह पे क्या लाना, वेक्टर r अपॉन r की पावर 3 हटा दिया जाए। यहां पर आया r की पावर 3 और यहां आया वेक्टर r, तो भाई ये रहा db, ये लीजिए हो गया ये वेक्टर फॉर्म ऑफ बियोट-सावर्ट्स लॉ। अब आइडियल के ऊपर भी तो लगाओगे ना वेक्टर, तो ये देखिए आइडियल, और यहां पर क्या हो जाएगा क्रॉस, क्योंकि आइडियल क्रॉस r को जब वापस ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा, आइडियल r, आइडियल और फिर r आगे साइन थीटा, वो जो r मिलेगा नीचे वाले r को कट कर देगा। एक छोटा सा एक 1/r² की जगह पे क्या आना चाहिए, ये आपके अपने लिए एग्जाम में लिखने के लिए नहीं, ये आपका बियोट-सावर्ट्स लॉ हो गया वेक्टर फॉर्म का। तो आप ये डायग्राम बनाएंगे और वेक्टर फॉर्म ऑफ बियोट-सावर्ट्स लॉ लिखेंगे। इंटीग्रेशन क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि बिना इंटीग्रेशंस के आप जो कुछ भी बात कर रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द छोटा सा करंट एलिमेंट, लेकिन आपको तो पूरे वायर की बात करनी है ना। जब पूरे वायर की बात करनी है तो फिर छोटी वैल्यू पर इंटीग्रेशन कर दो तो क्या बन जाता है, टोटल। इंटीग्रेशन का जो सेंस होता है वो क्या करना, समेशन करना, टोटल निकालना, ठीक है, डन। अब बात होगी बियोट-सावर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस ऑफ बियोट-सावर्ट्स लॉ, सावर्ट्स लॉ। तो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स, आईएससी बोर्ड स्टूडेंट, यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स, एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो इसके केवल 2 एप्लीकेशंस करके जाने। पहला क्या है, कैपिटल बी का पता लगाएंगे एट सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। और मजेदार बात यह कि हमारे सिलेबस की यानी बोर्ड एग्जाम की जो कॉइल है ना वो कैसी होगी, सिमेट्रिकल होगी। अगर उसमें एक टर्न जो है 2 सेंटीमीटर रेडियस का होगा तो अगला वाला भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर का ही होगा। तो करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पे कितना कैपिटल बी आता है इसका पता लगाएंगे। एक तो ये एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन कौन सा है, कैपिटल बी एट एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। क्या इन 2 के अलावा कुछ और तीसरा तैयार नहीं करना है, यस यू कैन टेक द रिस्क, नहीं करना है। जब ये एग्जाम में मिलेगा, देखो अगर ये मिलेगा तो ये आपको मिलेगा 2 से 3 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स। और ये वाला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा ये 3 से 5 मार्क्स। अगर वो 3 मार्क्स में देते हैं थोड़ी सी चीटिंग है आपके साथ, क्योंकि इस सेकंड वाले में काम थोड़ा सा ज्यादा है। तो सबसे पहला वाला जरा सा हम डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं। तो कैपिटल बी निकालते हैं एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। तो फर्स्ट हेडिंग है कैपिटल बी। व्हाट इज कैपिटल बी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ
करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। दोनों में से किसी एक को अगर हम लेकर के चले तो रिस्क मत लेना, क्योंकि पेपर कठिन हुआ तो ये आ रहा है, आसान हुआ तो ये आ रहा है, तो तुमको तो दोनों के लिए तैयार रहना है ना। क्या इन दोनों में से कोई डेरिवेशन ऐसा जो नहीं आ रहा है? बहुत रेयर चांस है। इस बात को आप सुन लो, समझ लो, आज की डेट नोट कर लो, टाइम नोट कर लो। अभी जब ये 2023 वाला जब आप पेपर दे के आओगे, चाहे आप सीबीएसई के हो या यूपी को या आईसी को, इनमें से एक डेरिवेशन आना है, श्योर आना है। आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि हम स्किप करें, 100% आ रहा है। अब अगर हम बोर्ड वाइज बात करें, सीबीएसई को ये बहुत पसंद है, सीबीएसई को ये वाला डेरिवेशन बहुत पसंद है। ये मतलब उनका जो आप अनसॉल्व पेपर देखोगे तो आप देखोगे अगर लास्ट 5 इयर्स में आप जाओ तो लास्ट 5 इयर्स में ये हो सकता है 3 बार आएगा। यूपी बोर्ड की बात करें तो दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम टू सेम है। अगर आप लास्ट 5 इयर्स में जाओगे तो आप देखोगे 2.5 में ये आया तो 2.5 में ये आया, मतलब दोनों बराबर बराबर पूछे जा रहे हैं। ये कहना कि कौन ज्यादा पूछा जा रहा है कौन कम पूछा जा रहा है तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। और अगर आईएससी बोर्ड की बात करोगे तो आईएससी बोर्ड को स्पेशली ये बहुत पसंद है, मतलब उनको जब भी क्वेश्चन देने का मौका मिला है लास्ट 5 इयर्स के आंसर पेपर चेक करो तो आप देखोगे ये 4 टाइम्स है और ये शायद ही आया हो। तो आईएससी की पहली पसंद ये है। सीबीएसई में वेटेज इसकी ज्यादा है, उसको देना ये ज्यादा पसंद करते हैं, और यूपी में 50-50 मामला है। तो एनी हाउ आप इसको जो है चूज ही मत हो जाना कि हम तो एक करके जाएंगे, दोनों ही करके जाना है, ठीक है ना। चलिए पहला डेरिवेशन है यहाँ पर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का। कैपिटल भी निकालना है, सेंटर ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल। तो हमारे सिलेबस की जो कॉइल है वो सिमेट्रिकल है। मैंने वायर को लिया, फोल्ड किया, एक टर्न बनाया, फिर ये दूसरा टर्न बनाया, तीसरा टर्न, 4th नंबर टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न्स बना दिए। ये सारे टर्न का जो रेडियस है वो एक जैसा, यही सिमेट्रिकल की बात है। तो कितनी रेडियस का कॉइल बना है? कैपिटल आर। कॉइल और लूप में डिफरेंसेस तो पता ही है, नंबर ऑफ टर्न अगर 1 हो तो क्या बन जाता है? लूप बन जाता है। करंट कैरिंग है तो करंट आएगी कहां से? तो आप इस वायर्स को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दो, ये करंट आने लगे, करंट आई आ रही है। हेल्प किसकी लेनी है? बीओ सावर्ट्स की लेनी है। बीओ सावर्ट्स में हमें पहले छोटा सा करंट एलिमेंट लेना पड़ता है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का पता लगाना पड़ता है। तो लीजिए छोटा सा करंट एलिमेंट लिया जाए कहीं पर भी, तो हमने ये छोटा सा करंट एलिमेंट ले लिया। आईडीएल, आप डीएल पर वेक्टर लगा भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। ये जो छोटा सा करंट एलिमेंट है, यहां से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है, हमारे अपने कॉन्सेप्ट में वो स्मॉल आ रहा है, फिलहाल यहां पर वो क्या कैपिटल आ। चलिए लिखना शुरू करते हैं। इस छोटे से करंट एलिमेंट ने सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो डीबी है। तो मैंने लिख दिया डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है। डीबी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आईडीएल, करंट एलिमेंट आईडीएल। वेक्टर अगर यहां लगा दिया तो यहां पर भी लगाओ, नहीं तो स्किप करना है, स्किप कर दो। तो यार बीओ सावर्ट्स के अकॉर्डिंग डीबी की वैल्यू क्या होगी? डीबी की वैल्यू होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा, और अपॉन में क्या? आर स्क्वायर। जैसे तुमने इंटीग्रेशन लगा दिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड पूरी कॉइल की वजह से हो जाएगी, टोटल फील्ड बन जाएगी ना। अब यहां पर थोड़ा सा जो रिप्लेसमेंट है वो कर लीजिए। ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एज इट इज होगा, आई डीएल सेम होगा साइन 90, और यहां पे कैपिटल आर। नाउ यू ऑल कैन चेक दिस,
यार ये जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो कैपिटल आर के इक्वल है ना, और ये छोटा सा जब आप ये वेक्टर बनाओगे तो एक तरीके से टेंजेंट बनेगा, और टेंजेंट और रेडियस आपस में क्या बनाते हैं, एंड दैट इज वाई जो थीटा की वैल्यू है वो 90 होगी। डन ये बात। तो ये जो तुमने लिखा हुआ है एक बार और लिख लेते हैं, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपने लिखा है वो किसकी वजह से, छोटे से एलिमेंट की वजह से, पूरे कॉइल की वजह से कितना है, तो पूरे कॉइल की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कॉइल, छोटी वैल्यू आपके पास है तो उसका इंटीग्रेशन कर लो, ये लीजिए इंटीग्रेशन कर लिया। डीबी की वैल्यू पुट अप कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, एंड यू ऑल नो कि इंटीग्रेशंस के अंदर कौन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और आई अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, हाँ या ना भाई। रेडियस क्या बदल सकते हो नहीं, और करंट जो फ्लो कर रही है वो तो आपकी चेंज होनी नहीं है। तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह जाएगा, केवल डीएल रह जाएगा। छोटा सा डीएल, छोटे से एलिमेंट की वैल्यू है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो गया, टोटल लेंथ। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे टोटल लेंथ, दैट इज टोटल लेंथ। टोटल लेंथ एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो, ये लिखा है, एक सर्कल बनाया, वहां लिख दिया टोटल लेंथ। अब आपके पास में जो ये कॉइल है इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, तो जो सर्कल जैसे शेप होती है उसकी लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस के इक्वल आई अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या लिखे, 2 पाई आर, लेकिन कितने टर्न है इसमें, n टर्न। ये जो हमारे पास में कॉइल है इसमें कैपिटल N टोटल टर्न्स है, कॉमन सेंस की बात है। एक लेंथ यानी एक अगर टर्न बनाओगे तो कितनी लेंथ आएगी, 2 पाई आर। डबल लेंथ कर दोगे तो, डबल टर्न कर दोगे तो डबल हो जाएगी। ऐसे n टर्न है, दैट इज वाई 2 पाई आर के साथ में हमने n और लगा दिया है, टोटल टर्न्स। ठीक है ये बात, बोलो। और फिर पर्सनली हमने सजेस्ट किया था कि जब आप इस रिजल्ट को देखते हैं, लिखते हैं, समझते हैं तो कट मत करिए, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू आपको सीधे याद होती है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पहले ब्रैकेट में डाल दिया, आई बाई रेडियस दूसरे ब्रैकेट में डाल दिया, 2 पाई हमने तीसरे ब्रैकेट में डाल दिया, और कैपिटल N किस में डाल दिया, लास्ट ब्रैकेट। कोई 2 पाई को यहां से कट कर सकता है, कट कर लो, कोई प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा याद रखना और यूज करना आसान रहेगा। और अगर हम लूप की बात करते हैं तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, अगर हम लूप की बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो यहां पर मेंशन कर दें, ठीक है। स्पेशल फॉर लूप n इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा b इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेकेंड ब्रैकेट में i बाई रेडियस, थर्ड ब्रैकेट में क्या, 2 पाई। ठीक है, और फिर यहीं पर कुछ अपडेट्स आपको दी गई थी कि अच्छे बच्चे क्या करते हैं, यानी कि अगर उनको रेंज अपने कैलकुलेशंस क्वेश्चन की बढ़ानी है तो ये 2 पाई को वो समझते हैं कि ये 2 पाई यानी 360 डिग्री पूरे लूप ने सेंटर पर जो एंगल बनाया वो चीज है। भाई ये 2 पाई क्या है, भाई कंप्लीट लूप था, और कंप्लीट लूप सेंटर पे कितना बनाएगा, 2 पाई बनाएगा। मान लो लूप अगर हाफ होता तो यहाँ पे 2 पाई नहीं आता, क्या आता, पाई। लूप अगर जो है हाफ का भी हाफ होता तो कितना आता, पाई बाई 2। इसलिए जनरली इन जनरल अगर कोई हमसे कहे कैपिटल बी एट सेंटर ऑफ लूप सेक्टर, देखो अगर लूप कंप्लीट है, कंप्लीट सर्कल है तो लूप हो गया,
और लूप अगर हाफ है तो सेमी लूप हो गया, और उसका भी कुछ हिस्सा है तो क्या बन जाएगा, सेक्टर। तब हम उसको लूप सेक्टर कहेंगे या सिंपली सेक्टर कहेंगे। तो कैपिटल बी एट सेंटर ऑफ लूप सेक्टर या सिंपली सेक्टर, तो फार्मूला ऐसे याद रखिए, B इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सेकेंड ब्रैकेट में I अपॉन रेडियस, और थर्ड ब्रैकेट में 2 पाई नहीं, थर्ड ब्रैकेट में थीटा, और यहां पर थीटा है एंगल फॉर्म बाय सेक्टर एट सेंटर। ओके, अगर वो कंप्लीट है तो फिर 2 पाई, आधा है तो पाई। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी बीओ सावर्स की हेल्प से आपने वैल्यू निकाल ली, कैपिटल बी की वैल्यू आ गई। लेकिन कैपिटल बी की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाउ यू कैलकुलेट द डायरेक्शन, कैपिटल बी की वैल्यू तो निकल आई है, डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई, तो उसके लिए क्या बताया था, राइट हैंड। नाम नहीं लिया था मैंने, तो नाम लेते हैं तो बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। एक बार जरा देखिए, टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी, डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी ड्यू टू कर्व करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। आपको दो तरीके से वायर मिलना है, एक बिल्कुल स्ट्रेट मिलना है, एक थोड़ा कर्व करके मिलना है। फिलहाल यहां पर लूप के केस में जो वायर है वो कैसा हो गया, कर्व शेप हो गया। टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी ड्यू टू कर्व करंट कैरिंग वायर वी यूज राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल सच एज। तो कैसे रखते थे भाई, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को कर्ल करते हैं अलोंग द फ्लोइंग करंट। कर्ल यानी मोड़ देना है आपको, कर्ल ऑल द फिंगर्स, ऑल द फिंगर्स ऑफ राइट हैंड along flowing current, along flowing current। और ऐसा करने पर जो थंब है, थंब गिव्स डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी। जो डायग्राम बोर्ड पर बना है उसी के ऊपर अगर हम बात करें, सपोज कर लो ये लूप या कॉइल जो भी है, तो राइट हैंड की सारी फिंगर्स करंट के साथ कर्ल करिए, तो थंब किधर जा रहा, अंदर की तरफ। यानी सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। और इनवर्ड के लिए हम लोग क्रॉस लगाते हैं, इनवर्ड माने क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए क्या लगाते हैं, डॉट। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। वैसे रिवीजन मोड ऑन है इस समय, सब कुछ कॉपी में लिखा हुआ है, लेकिन नेचुरल सा एक फिनोमेना है भूल जाना, इसलिए आप जब देख रहे हैं तो कहीं कोई बात पूछनी हो तो पूछिए, बता सकते हैं। लूप का मतलब हो गया n = 1। तो अगर हम लूप को बना लें, ये करंट कैरिंग लूप है, ये करंट कैरिंग लूप। इस फार्मूले में आपने n की वैल्यू 1 पुट अप कर दी, ये रिजल्ट आ गया। जरूरी नहीं कि लूप हमेशा कंप्लीट हो। सपोज कर लो कि किसी ने लूप ऐसे बनाया, वायर को फोल्ड किया, ये लीजिए, उसने कहा कि यार पूरा हमने कंप्लीट नहीं किया, तो इसको क्या कहेंगे, सेक्टर। दैट इज नॉट द लूप। लूप मतलब पूरा हो जाना, तो ये तो उसका हिस्सा है ना। तो कहा गया कि इस फार्मूले को तैयार कैसे करें। पहले वाले ब्रैकेट में कांस्टेंट है, करंट उसमें होगी, जो भी होगी वो लिखो, रेडियस भी कुछ ना कुछ होगी। अच्छा, एक बात कंफर्म है, चाहे एक सर्कल कंप्लीट हो, कंप्लीट सर्कल का रेडियस अगर 20 है तो हाफ सर्कल का रेडियस भी कितना होगा,
और हाफ का हाफ करोगे तब भी कितना होगा, उसका भी हाफ कर दो कितना होगा, तो रेडियस भी क्या है, कांस्टेंट है, तो रेडियस वाला पार्ट भी वही रहेगा। ये 2 पाई क्या है, तो देखो इस पूरे लूप ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, 360, तो जब कंप्लीट है तो यहां 360 बनेगा और कंप्लीट नहीं तो 360, एंड दैट इज व्हाई इन जनरल कैपिटल बी एट सेंटर ऑफ सेक्टर, लूप का ही हिस्सा होगा तो लूप सेक्टर, तो वहां मैंने थीटा लिखा, तो ये थीटा ही है। और जैसे ये इंफॉर्मेशन मिले, जैसे ये इंफॉर्मेशन आपको मिले कि नहीं ये तो सेम ही हो चुका है, तो थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, पाई, यहां पे पाई आ जाएगा। और जैसे ये इंफॉर्मेशन मिलेगी ये पूरा सर्कल बन गया है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये जनरल रिजल्ट हो गया। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, अगर हम इस पर कोई क्वेश्चन ले लें, चलिए एक न्यूमेरिकल भी जरा लेते हैं इस पर। ये रहा न्यूमेरिकल आपके लिए। करंट है यहां पर 4 एम्पियर। जो डॉटेड वाला पार्ट है ना, दैट इज नॉट द वायर, वायर हमेशा स्मूथ है, जो स्मूथ लाइंस और स्मूथ कर्व लाइंस होंगी वो वायर है। बाकी जो डॉटेड पोर्शन है वो ज्योमेट्री आपको समझाने के लिए है। इस वायर को जब फोल्ड किया गया तो कैसा किया गया, सेमी सर्कल, और ये जो सेंटर है दैट इज ओ, और रेडियस यहां पर है 4 सेंटीमीटर, कैपिटल बी एट ओ पूछा गया है। तुरंत आपने देखा कि यहां पर वो लूप का केस है लेकिन लूप कंप्लीट नहीं है, तो क्या कहेंगे, सेक्टर, जो कि आधा है तो सेमी भी कह सकते हो। आपने फार्मूला लगाया, कैपिटल बी इक्वल टू पहले ब्रैकेट में म्यू नॉट बाई 4 पाई, सेकेंड ब्रैकेट में आई अपॉन रेडियस, थर्ड ब्रैकेट में थीटा। एसआई में चलना है तो -7 हो गया, आई फॉर 4 एम्पियर है और रेडियस की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो थोड़ा मीटर का ध्यान रखना। एंड व्हाट अबाउट थीटा, 180 डिग्री मत रखना, थीटा हमेशा कितना होना चाहिए, रेडियन में, 180 नहीं, डिग्री में तो 180 लेकिन रेडियन में कितना होगा। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पाई और 10 टू दी पावर -5, ठीक है। और क्योंकि आपने सारा काम किसमें किया है, एसआई में, तो टेस्ला, और फिर आगे 3.14 पाई की वैल्यू, समझ पाए। अच्छा, अगर आपने ये वैल्यू निकाली और मान लेते हैं ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो पहले ऑप्शन में ये है और आगे क्रॉस लिखा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, और सेकंड ऑप्शन में सेम यही है, डॉट लगा हुआ है, तो वह डायरेक्शन का भी रोल प्ले करना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पे डायरेक्शन कैसे है, अंदर की तरफ आया ना, राइट हैंड की सारी फिंगर्स को करंट के साथ मोड़ दो, और ऐसा करने पे जो थंब होगा वो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी, ठीक है, डन। चलिए सेकेंड एप्लीकेशन में भी आज की क्लास का लास्ट एप्लीकेशन, कैपिटल बी निकालते हैं एट एक्सिस ऑफ क्वायर। एट एक्सिस ऑफ क्वायर, ये हमारे पास में क्वायर है, अभी जो आपने निकाला है वो सेंटर में निकाला है, ये रहा इसका सेंटर और ये रही एक्सिस, यहां पर मुझे बी चाहिए, यहां पर एक्सेस पर चाहिए, सेंटर पे कितनी है वो भी हम जान चुके हैं, देख चुके हैं। तो जो रेडियस है इसकी वो कैपिटल आर है,
तो कैपिटल आर यहां पर रेडियस है, आई यहां पर करंट है, और कैपिटल एन यहां पे टोटल टर्न्स है, टोटल टर्न्स। और ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये क्वेश्चन मार्क, यहां पर हमको बी चाहिए। ये जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो वो x डिस्टेंस पर है। तो x यहां पर है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम सेंटर ऑफ कॉइल। स्टार्ट कैसे करते हैं, जब बियो-सावर्ट्स लॉ से कोई भी डेरिवेशन आप करते हैं तो सबसे पहले छोटा सा आइडियल लेते हैं, छोटा सा आइडियल। तो छोटा सा आइडियल लिया जाए, लीजिए मैंने छोटा सा आइडियल ले लिया। ये है छोटा सा आइडियल, करंट चल रही है ऐसे, छोटा सा आइडियल लिया। उस छोटे से आइडियल से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर। अच्छा, इस पोजीशन वेक्टर को हम लिखते थे वेक्टर आर से, वेक्टर आर से, ठीक है, ठीक है ये बात। अब ध्यान से अगर आप देखें तो r बराबर का मॉड ऑफ वेक्टर आर, ये जो डिस्टेंस है ये वाली कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द कॉइल तो कैपिटल आर है, और जो ये वाली डिस्टेंस है वो कितनी है, x है। तो क्या अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बोलो हाँ या ना। पाइथागोरस थ्योरम से होगा कि नहीं होगा। यार ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ यही होगी पाइथागोरस थ्योरम से। और कुछ रियलिटी है, जरा उस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करें। जो बोर्ड पर हमने कॉइल दिखाया हुआ है वो कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का ये कॉइल है। ये देखो, ये आपकी तरफ दिखाता हूं, ये कॉइल है, ये आइडियल है। एक पेन देना, पेन को समझना आइडियल। ये देखो, ये आइडियल है, ये छोटा सा आइडियल ये है, और छोटा सा ये जो आइडियल है वो टेंजेंट ही तो है, और ये देखो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। तो जब आप इसको मिलाओगे तो फिर से ये लाइन और टेंजेंट आपस में क्या बनाएंगे, यानी कि थीटा अभी भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ऐसा करते हैं, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम चेंज भी करते हैं, बाद में हटा देंगे। ये हमारे पास में कॉइल है, ये रही कॉइल, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, ये देखो आइडियल, ये और ये ज्वाइनिंग लाइन। तो यार ये जो टेंजेंट है और ये जो ज्वाइनिंग लाइन है हमेशा कितने डिग्री पर रहते हैं, 90 डिग्री पर रहते हैं। और ये आपका कैपिटल आर है, ये एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या, अंडर रूट। ठीक है, तो इस आइडियल ने वहां पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो डीबी होगी, डीबी लिखा जाए। तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। वैल्यू पुट अप करें, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल, ओके, साइन 90 वाली बात क्लियर हो गई क्या, बोलो भाई, 90 वाली बात क्लियर है ना। ये क्लियर है तो आगे बढ़े, अदरवाइज फिर से कुछ समझे इसको। 90 वाली बात क्लियर है, और अपॉन में आर स्क्वायर, तो ये आपका आर है भाई, पोजीशन वेक्टर आर और उसका अपना मॉड ये।
तो फिलहाल ये आर स्क्वायर, जहां पर हम इसकी जगह पर ये लिखेंगे जब सिचुएशन फेवरेबल होगी। तो डीबी की वैल्यू हो गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। साइन 91 हो गया। अच्छा, नहीं, स्मॉल वाला आर है तो स्मॉल वाला आर, बाद में हम स्मॉल आर की जगह पर ये रखेंगे जब सिचुएशन फेवरेबल होगी। इतनी बात सही। अच्छा, ये जो डीबी है ये मैग्नेटिक फील्ड है आइडियल की वजह से, डायरेक्शन भी तो होगी उसमें। तो अगर आप वेक्टर फॉर्म ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ देखें तो वेक्टर फॉर्म ऑफ बियो-सावर्ट्स लॉ में ऐसे लिखा गया है, डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल क्रॉस आर अपॉन में आर की पावर 3। ये जो लिखा हुआ है, आप देखो ये जो डीबी है ना वो आइडियल और आर के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। और आपकी अपनी प्रीवियस इंफॉर्मेशन है कि अगर कभी ऐसा लिखा जाए वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये जो सी नाम का वेक्टर है वो ए से भी 90 बनाएगा और बी से भी। तो जो डीबी है वो आइडियल से भी 90 बनाएगा और डीबी जो है वो आर से भी क्या बनाएगा, 90 बनाएगा। ये बात क्लियर। तो यहां पर जो डीबी है वो दोनों से 90 बनाएगा। अब मेरा सिचुएशन को समझना, मैं वेक्टर आर को डेवलप करता हूं, ये मार्कर हो गया वेक्टर आर, ये वेक्टर आर, और ये आपका आइडियल है, ये मार्कर आइडियल है। ठीक है, एक्चुअली क्वाइल तो ऐसा है ना, ये ऐसा क्वाइल है, आइडियल यही तो है। 3D की सिचुएशन से थोड़ा सा मैंने ऑब्लिक तिरछा दिखाया हुआ। तो आइडियल ये है, तो ये काला वाला मार्कर हो गया आइडियल, और ये आपका आर है, ये आर है। डीबी दोनों के साथ कैसा है, 90 है। तो डीबी दोनों के साथ 90 है। सपोज कर लो कि डीबी आपका ये है, चलिए इस पेन को डीबी मानते हैं, तो ये डीबी बनेगा। लेकिन ये डीबी है कहां, यहां पर है, गौर करो यहां पर डीबी है ना, और साथ साथ डीबी को दोनों के साथ क्या बना, 90। तो मैंने आपसे कहा कि तुम अपना डीबी यहां रखो, है दोनों के साथ 90, थोड़ा खिसकाओ उसको, शिफ्ट 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 और यहां पहुंचा दो। अरे यार, जब ये यहां पर है तब भी दोनों के साथ 90 है, और शिफ्ट होके यहां पहुंचा तब भी तो दोनों के साथ 90 है। क्यों? क्योंकि डीबी है तो इसी जगह पर ना, तो मुझे डीबी को यहां दिखाना भी है और साथ ही साथ ये भी रखना है कि डीबी दोनों के साथ कैसा है, 90 है। तो प्रैक्टिकली थोड़ा देख लो आप, ये रहा डीबी, ये जो पेन है ये डीबी है। तो देखो ये लाल वाले वेक्टर आर के साथ 90 है, हाँ, और क्या ये इसके साथ भी 90 है, हाँ। जरा मैं डीबी को दिखा देता हूं। तो डीबी मैंने यहां पर दिखाया, ये रहा डीबी। मेन डायग्राम में जब आप दिखाओगे तो हो सकता है कि तुमको आइडियल के साथ वो 90 ना दिखे, लेकिन मैंने अभी आपको डिस्कशन में दिखाया। तो ये रहा डीबी, ये डीबी। डीबी हमारा आर वेक्टर के साथ भी 90 है और डीबी आपका जो है आइडियल के साथ भी कैसा है, 90। क्यों 90 है, ये सिचुएशन है। डीबी की वैल्यू ये रही, डीबी की वैल्यू ये रही। डन ये बात, इतनी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें। ठीक है, आपके पास में जो क्वाइल है वो इस तरीके का है, ये क्वाइल है, ऐसा है जो बोर्ड पे दिख रहा है, ये ऐसा है। आइडियल ये रहा, आइडियल, तो आइडियल आपका ये रहा, और जो पोजीशन वेक्टर है वो ये रहा। हमारे डीबी को दोनों के साथ 90 होना है, और साथ ही साथ डीबी होगा कहां, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर होगा। तो ये लीजिए भैया, ये डीबी हो गया, और ये आर के साथ भी 90 है और वो आइडियल के साथ भी 90 है। डीबी वेक्टर तुम्हें दिखाई दे रहा है बोर्ड पर, वैल्यू ये रही। आगे ध्यान दो, मैंने एक रेफरेंस लाइन बनाई है, क्या करने के लिए बनाई है, अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखते चलेंगे। ये रेफरेंस लाइन मैंने बना ली, ठीक है।
इस वाले एंगल को हमने कहा कि ये अल्फा एंगल है। तो अगर जरूरत पड़े और हमसे कोई पूछे, चलो इसको मैं अल्फा ना लिख करके फाई लिख दूं या बीटा लिख देता हूं, ये बीटा एंगल, अल्फा भी लिख सकते थे, अल्फा सही है। जनरली आप देखोगे तो थीटा लिखा होगा, हम थीटा के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा थीटा बीओ सावर्स में आ चुका है और उस थीटा का क्या मतलब हम जान चुके हैं। थीटा क्या था? आईडीएल और पोजीशन वेक्टर के जो बीच में एंगल बनता था वो थीटा था। दोबारा थीटा को लाएंगे तो कंफ्यूज हो गए, इसलिए थीटा का नाम नहीं ले रहे, तो अल्फा ले लें। चलो अल्फा ले लिया। अगर कोई मुझसे पूछे कि ये कॉस अल्फा क्या होगा जरूरत पड़ने पर, तो यस वी ऑल आर रेडी। कॉस अल्फा एक्स अपॉन आर, बोलो यार, ये बेस और अपॉन में हाइट। साइन अल्फा क्या होगा? कैपिटल आर अपॉन छोटा, हाँ या ना? नाउ बी केयरफुल, ये वाला एंगल कितना होगा? कितना होगा? 90 माइनस अल्फा होगा, हाँ या ना? ये वाला एंगल कितना आएगा? ये, अरे ये पूरा 90 है ना, तो उस पूरे 90 में इस वाले को करो मान तो कितना बचेगा? अल्फा बचेगा कि नहीं बचेगा? श्योर? क्योंकि बाद में डॉटेड हटा दूंगा मैं, इसलिए आप अभी देख लो। देखो ये जो लाल कलर की डॉटेड लाइन है ये, तो यार देखो ये पूरा, एक बार फिर से आप देखो, ये पूरा 90 है, ये 90 है भाई। उस 90 में ये अल्फा चला गया तो कितना बचा? 90 माइनस अल्फा बचा। तो जो 90 माइनस अल्फा बचा उसको देखो, और ये अपना जो डीबी है वो आर वेक्टर के साथ 90 था, तो उस 90 में इस वाले 90 माइनस अल्फा को माइनस करोगे तो ये अल्फा बचेगा, तो अल्फा मिल चुका है। अब क्या हुआ भाई? इस डीबी के कंपोनेंट करो, जहां से एंगल बनता है वहां पर क्या आता है? कॉस, यानी डीबी कॉस अल्फा, डीबी कॉस अल्फा। और ये क्या आएगा? डीबी साइन अल्फा। ठीक है, डीबी कॉस अल्फा और डीबी साइन अल्फा। जहां से एंगल बनता है वहां पे हमेशा कॉस आता है, बाकी जो बच गया वो डीबी साइन अल्फा। अच्छा, अब हमारे एक्सपर्ट्स ने क्या बताया? जो बताया क्या वो सही है। वो कहता है ये जो डीबी साइन अल्फा है ना, डीबी साइन अल्फा जो है वो एक्स कंपोनेंट है, हाँ, और जो डीबी कॉस अल्फा है वो क्या है? वाई कंपोनेंट है। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट का इंटीग्रेशन कर ले तो हमें एक्स कंपोनेंट का क्या मिल जाएगा? टोटल। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? टोटल। तो एक्स कंपोनेंट का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बन जाएगा? एक्स कंपोनेंट का टोटल। और अगर हम वाई कंपोनेंट का भी इंटीग्रेशन कर ले तो क्या बन जाएगा? टोटल। गो फॉर इट। तो मैंने डीबी साइन अल्फा का सबसे पहले इंटीग्रेशन किया, मैंने लिखा बी एक्स, ध्यान देना, यानी बी फॉर क्या है? टोटल मैग्नेटिक फील्ड, और एक्स मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस। तो मुझे लिखना चाहिए इंटीग्रेशन डीबी साइन अल्फा, एक्स कंपोनेंट की बात हो रही ना, क्लियर? अब ध्यान देना, बी एक्स इज इक्वल टू डीबी की वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, और साइन अल्फा की वैल्यू क्या है? कैपिटल आर अपॉन आर। ठीक, बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, आई कैपिटल आर अपॉन आर की पावर 3 को इंटीग्रेशन से बाहर कर दिया, ये डीएल। ठीक है, और एक बार फिर से केवल डीएल का मतलब क्या है? छोटी सी लेंथ, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल का मतलब क्या है? टोटल लेंथ। तो चलते हैं आगे, टोटल लेंथ के पीछे चलते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
कैपिटल आई, सॉरी स्मॉल आई कैपिटल आर, और अपॉन में r की पावर 3, और यहां बी केयरफुल 2 पाई कैपिटल आर लिखोगे तो एक टर्न की लेंथ होगी, और कैपिटल एन लगाओगे तो टोटल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, dx इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ब्रैकेट क्लोज 2 ब्रैकेट, अब ध्यान देना 2 पाई दिख रहा है, आर दो बार दिख रहा है, आर स्क्वायर हो गया, एन दिख रहा है, ऊपर आई भी दिख रहा है, बोलो, और अपॉन में छोटा आर ये रहा, छोटे आर का मतलब है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर हाफ, और ऊपर लगा है क्यूब तो ये लगा दिया क्यूब। ठीक है, अच्छा इसी चैप्टर को जब हम लोगों ने पढ़ा है तो एक टर्म आया था कैपिटल एम। कैपिटल एम कौन बताएगा, क्या नाम था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और इसको हम लोगों ने कैपिटल एम से लिखा था, तो यहां था एन आई और ए माने एरिया, किसका एरिया, लूप का एरिया, क्वाइल का एरिया, तो ये एन आई और ए का मतलब क्या है, पाई आर स्क्वायर, आया ना, बोलो। तो आप इधर देखो तो ये ऊपर जो है वो कैपिटल एम का इंतजाम हो चुका है, ये देखिए, ये जो है वो आपका कैपिटल एम ही तो है ना, तो यहां पर आया बी एक्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। बी एक्स आ गया ना। अब हम करते हैं बी वाई, तो बी वाई इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस अल्फा, ठीक है, ठीक है, इंटीग्रेशन करने पर ये 0 आता है, करके दिखाएंगे, नहीं एग्जाम में नहीं दिखाना है 0, सीधे लिखना है, इसीलिए एक का इंटीग्रेशन करिए, दूसरे का क्या करो सिमिलरली। अगर आप डीबी कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन करेंगे तो जो मैथमेटिक्स वाले लोग हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको आता है इंटीग्रेशन, लेकिन बायो वाले लोगों के लिए टिपिकल इंटीग्रेशन है ये, और दैट इज वाई कॉमनली आप वहां क्या रखोगे 0, क्योंकि इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट क्या आने वाला है 0, दैट इज वाई आप सीधे उसको 0 लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अगर आपको किसी वेक्टर का x कंपोनेंट मिल चुका है और y कंपोनेंट भी मिल चुका है, तो यार टोटल कैसे निकलता है, तो टोटल हो जाएगा कैपिटल B बराबर अंडर रूट x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। याद है या भूल गए हो? अच्छा, आगे अगर लिखने का मन है ना 2ab cos थीटा, तो 90 हो जाएगा ना, क्योंकि bx ये आपका bx होगा और ये क्या होगा by, दोनों आपस में कैसे 90, और वैसे भी अगर x और y कंपोनेंट है तो इतना ही होता है। चलिए आगे भाई, b इज इक्वल टू bx का स्क्वायर और by आपका 0, b इज इक्वल टू क्या हो गया bx, तो b इज इक्वल टू bx की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 कैपिटल है अपॉन में आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, जहां पर कैपिटल एम की वैल्यू क्या है वो आप जानते हो, वो रही। अच्छा, कैपिटल बी की वैल्यू bx आई है, यानी टोटल मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होगी, इधर होगी ना, और ये क्या है एक्सिस है ना, यानी कि अलोंग द एक्सिस ऑफ क्वाइल, जो क्वाइल की एक्सिस है उसके अलोंग होगी, डन हो गया। ये टिपिकल हो जाता है अगर तुम इसका भी इंटीग्रेशन करके दिखाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं दिखाते हैं क्योंकि ये याद रखना भी कोई मुश्किल काम नहीं, y कंपोनेंट कितना आता है चीज, हो गया। और कैपिटल बी की जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी है वो है अलोंग द एक्सिस ऑफ क्या, क्वाइल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिलती थी,
इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी 1/4πε0 और 2p/r3। देखो ये जो r² x² अगर मैं उसको वैसे रखूं तो r3 मिल रहा है, तो कुछ कुछ उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो ये थे आज के डेरिवेशंस। तो ये यूनिट हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, नोट्स लेकर के बैठना है। अगर आपके नोट्स अपडेट नहीं है तो भी टेंशन नहीं है, तो आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा ये, तो घर जाके नोट्स क्या करना है, प्रिपेयर करना है। हम आपको लिखने का टाइम नहीं देंगे, क्योंकि लिखने के टाइम का मतलब हो गया जो अभी हमने इतने डेरिवेशंस किए फिर वो फिर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में।